नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 25 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सुबह सुबह ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, लेट हो गए, लेकिन मुझे लगा अब तो डिस्कस कर ही देते हैं। तो 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, कौन सा? हम डिस्कस करेंगे जन विश्वास बिल 2.0 से संबंधित। जन विश्वास 2.0 अच्छा बिल लेके आई है सरकार। दूसरा आर्टिकल वो मिनिस्टर्स को हटाने वाला जो बिल आया था ना, जिससे संबंधित हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। आज जो आर्टिकल है इसमें सजेशंस अच्छे हैं, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये वाला, द हिंदू का ही, न्यूट्रिशन से संबंधित है कि शुरुआत के बच्चे के 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिटर्न सामने आते हैं। तो तीनों इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखो, इस बार के पेपर्स आपने देखे होंगे। देखो, जीएस पेपर 1 आसान, पेपर 2 डिफ़िकल्ट, पेपर 3 भी रिलेटिवली आसान, और पेपर 4 भी उतना मुश्किल नहीं। पेपर 4 हालांकि सही बताऊं तो मैंने उतना डिटेल से अभी देखा भी नहीं, कल तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी देखूंगा। ऊपर से देखा था, कुछ क्वेश्चंस देखे। तो कुल मिला के देखो, एक चीज़ आपने देखी होगी, सिर्फ पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा। हमने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो एडिटोरियल में डिस्कस करके रखे हैं, चाहे कोई भी पेपर हो। एथिक्स का मैंने अभी पूरा नहीं देखा। तो एडिटोरियल की जो इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है वैल्यू एडिशन के लिए भी। पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन जो वैल्यू एडिशन एडिटोरियल से होता है ना, वो फिर बाकी मैगजीन वगैरह से उतना नहीं होता। मैगजीन से सिर्फ पॉइंट्स का डंप मिलता है आपको, लेकिन एडिटोरियल से होता है वैल्यू एडिशन। समझ गए? ये आपके आंसर्स को अलग बनाता है। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी मिले कि सर एडिटोरियल से बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने कहा अभी भाई मेंस की उसकी ऑप्शनल की तैयारी कर लो, बाद में बात करेंगे। चलो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जन विश्वास 2.0 से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, पिछले हफ्ते ना जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस बिल का पर्पज़ क्या है, इस बिल से संबंधित डिटेल्स सभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा ना एक आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड क्या है? देखो, इंडिया में ना लॉज का ना एक पूरा जाल है। इतने सारे कानून हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा। एक लीगल पॉलिसी थिंक टैंक है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। इस थिंक टैंक का ये कहना है, उन्होंने ना 882 लॉज को स्टडी किया हमारे देश में। 882 क्या निकल के आया स्टडी में? 882 में से ना 370 तो ऐसे थे जिनमें ना क्रिमिनल प्रोविजंस थे, मतलब जेल हो सकती थी, ऐसे प्रोविजन थे। 882 में से 370, टोटल 7305 ये देखो दिए भी हुए हैं। इतने क्राइम्स को डिफाइन किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, जो 75% से ज़्यादा क्राइम्स इन लॉज में निकल के आए ना, वो कोर क्राइम नहीं थे। कोर क्राइम तो ये होते हैं ना, जैसे चोरी कर ली, मर्डर कर लिया, ये होते हैं कोर क्राइम। लेकिन 75% जो क्राइम निकल के आए ना, वो ऐसे निकल के आए जैसे सीपिंग में कोई गलती कर दी, टैक्सेशन में कोई कंप्लायंस पूरा नहीं किया, बिजनेस में कोई गलती कर दी, तो इससे जुड़े 75% क्राइम्स थे। तो राइटर बोलते हैं ये देखो, एक प्रकार का ना ओवर क्रिमिनलाइजेशन है हमारे देश में। हर छोटी छोटी गलती के लिए क्राइम बना दिया गया है। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं विवेक देब्रॉय, इन्होंने एक बार ये बोला था, वी आर ए नेशन ऑफ लॉज, वी आर नॉट नेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वाले देश नहीं है हम, वी आर नेशन ऑफ लॉज। मतलब हमारे पास कानून बहुत है, बट देखो पैराडॉक्स ये है, कानून का जो इंप्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। ये भी एक बड़ा पैराडॉक्स है। अब देखो, हमारे देश में इतने सारे लॉज है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कानून है, तो इनसे ना 3 बड़ी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली बड़ी दिक्कत होती है प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटी? क्या मतलब है इस चीज़ का? आर्टिकल में देखो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे सड़क पे कोई गाय का दूध निकालने लगा, या फिर पेट जो है, मान ले पालतू कुत्ता है, उसको एक्सरसाइज करवाने लगा, तो इन चीज़ों के लिए ना अरेस्ट का प्रोविजन है। अब देखो, ये ना डिसप्रपोर्शनेट है, सजा ऑफेंस यानी गुनाह से ना कई गुना ज़्यादा है। तो देखो, जितना छोटा क्राइम उतनी सजा होनी चाहिए, जितना बड़ा क्राइम उतनी ज़्यादा सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज़ के लिए आप बहुत बड़ी सजा दे दो। अक्सर देखो ऐसे जो कानून होते हैं ना,
ये कॉलोनियल हैंगओवर का नतीजा होते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो वो हमें कंट्रोल करना चाहते थे, तब उन्होंने इतने सख्त कानून बनाए थे। लेकिन अब ऐसे कानून जारी रखना ये कॉलोनियल हैंगओवर है, और ये ना एक पैटर्नल स्टेट की निशानी है। पैटर्नल स्टेट यानी माई बाप सरकार। जो माई बाप सरकार कौन सी सरकार होती है? जो आपको ये बताएगी हर छोटी छोटी चीज, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर जो हम बता रहे हैं नहीं करोगे तो जेल हो जाएगी। तो इन चीजों से ना, इन छोटे छोटे कानूनों से ना स्टेट के पास में बहुत डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। अमीर आदमी को छोड़ दिया, गरीब आदमी को जेल में बंद कर दिया। वो डायलॉग नहीं है गंगा जल का, 1 मिनट में कायदा कानून घुसोड़ देगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। तो ये क्या है? ये वही तो चीज है। और ना एक लीगल मैक्सिम होता है, लीगल मैक्सिमम ये है डी मिनिमस, याद रखिएगा, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि कानून देखो छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ता हमारे यहां पे, लेकिन देखो इससे उल्टा हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज में कानून है। चलो ये पहला पॉइंट हुआ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बिजनेस करने में दिक्कत आती है। कैसे? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का डेटा देखो, ये कहता है बिजनेसेस में ना 69,233 कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कंप्लायंसेस, जैसे जीएसटी की रिपोर्ट फाइल करना, इनकम टैक्स का रिपोर्ट फाइल करना, ऐसे ऐसे ना इतने हजार कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं सब मिला के। और अगर नहीं करोगे, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं कंप्लायंसेस नहीं करेंगे, तो देखो 37%, ऑलमोस्ट 37-38% तो कंप्लायंसेस ऐसे हैं जिनको पूरा नहीं किया जाएगा तो जेल हो सकती है। अब कोई एंटरप्रेन्योर है, व्यापारी है, वो इनोवेशन करेगा या फॉर्म भरता रहेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा या फिर जेल जाएगा? तो ये एक प्रकार से ना फियर साइकोसिस है। मतलब आप डरा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। तो इतने सारे कानून ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ अगेंस्ट बिजनेसेस। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, बर्डन ऑन जुडिशरी। क्या है बर्डन ऑन जुडिशरी? कैसे? देखो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो डेटा है ना, वो ये कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ना अभी 3.6 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, सिविल केसेस तो बचे हुए हैं, वैसे टोटल 5 करोड़ से ज्यादा हैं। 3.6 कितने हैं क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। अब देखो हमारी कोर्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं। छोटे छोटे टेक्निकल मैटर्स वहां पे जाएंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई जरूरी नहीं कि जीएसटी रिटर्न पे ये कोर्ट में केस जाएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं किया तो उसमें मामला मान लीजिए कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट के पास देखो ऑलरेडी इतने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो छोटे छोटे टेक्निकल मैटर जाएंगे तो जुडिशरी के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझे? तो ये तीसरा बड़ा इशू है। तो राइटर ना अब सॉल्यूशन बताते हैं जो सरकार लेके आई है। ये जो बिल है जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया ना, जन विश्वास 2.0, ये वही बिल है जो इस प्रॉब्लम का समाधान निकालता है। ये क्या करेगा? ये देखो 16 अलग अलग जो सेंट्रल एक्ट्स है ना उनको अमेंड कर देगा। और ये जो 16 एक्ट्स है ना जिनको अमेंड किया जाएगा इस जन विश्वास बिल में, जन विश्वास 2.0 बिल में, ये 10 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं। तो 10 मिनिस्ट्रीज, 16 सेंट्रल एक्ट, और 16 सेंट्रल एक्ट में जो बदलाव होगा इनमें 355 जो प्रोविजंस हैं उनमें बदलाव होगा। 355 में से 288 जो प्रोविजंस हैं वो तो डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे। डीक्रिमिनलाइज मतलब अभी वायलेशन पे सजा का प्रावधान है लेकिन वो हटा दिया जाएगा। और कौन कौन से कानून अमेंड होंगे? आरबीआई एक्ट 1934, इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इतने इंपॉर्टेंट जो कानून है ना उनको अमेंड किया जा रहा है। तो सोच के देखो ये बिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल के जो मुख्य फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो इस स्लाइड में है सारा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, साथ के साथ आप सुन रहे हो, देख रहे हो, और मैं लिख रहा हूं, आप लिखा हुआ भी देख रहे हो, तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला फीचर, अच्छा जो कंसेप्ट ये लाया गया इस बिल में, वार्निंग और इंप्रूवमेंट नोटिस का कंसेप्ट है। क्या है वार्निंग और इंप्रूवमेंट
नोटिस का कंसेप्ट, मतलब देखो पहली बार आप वायलेशन करोगे ना तो ऐसा नहीं कि सीधा सजा हो जाएगी। 76 ऑफेंस ना ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस अमेंडमेंट बिल में, जिनको आप वायलेट करोगे ना पहली गलती माफ है। सरकार सीधा पनिश नहीं करेगी, सरकार पहले आपको देगी वार्निंग कि आपकी पहली गलती है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, सुधरने का मौका देगी। सरकार क्या देगी? इंप्रूवमेंट नोटिस देगी कि आप इंप्रूव कर लीजिए। जैसे देखो एक एक्ट है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इसमें क्या है? इसमें है जैसे कोई दुकानदार है, वो सामान बेचते वक्त ना कम मेजर करता है, 1 केजी के बजाय 950 ग्राम का सामान वो दे देता है और उसकी मेजरमेंट में ही दिक्कत है, तो ना चेकिंग हो गई, तो ना सरकार पहले उसको छूट देगी कि भैया आप ना सुधार कर लीजिए, आपकी ये गलती निकल के आई है। तो वो पर्सन जो है वो अपनी मेजरमेंट ठीक कर लेगा, तो पहली बार में उसको सजा नहीं होगी, पहली बार में उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन दोबारा अगर उसने गलती की फिर वही प्रोविजन लागू होंगे जो पहले थे कि हाँ भाई सजा होगी। तो ये नया कंसेप्ट है वार्निंग एंड इंप्रूवमेंट नोटिस। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इस बिल का ये है रिमूविंग इम्प्रिजनमेंट क्लासेस। अब देखो ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस में अगर इम्प्रिजनमेंट के बजाय, जेल डालने के बजाय अगर भारी भरकम फाइन का प्रोविजन हो तो भी बढ़िया, काम चलेगा, डर पैदा होगा। तो यही किया गया है। बहुत सारे जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, छोटी गलती हो गई, कोई प्रोसीजरल एरर होगी किसी बिजनेसमैन से, तो अब इसके लिए जेल नहीं होगी, इसके लिए जुर्माना होगा, यानी मॉनिटरी जो पेनल्टीज है ना वो लगाई जाएंगी, ताकि बिजनेसमैन में एक डर ना पैदा हो कि हर छोटी गलती में जेल में डाल देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। पहले क्या था, अगर किसी ने एक्ट के अंदर दिए गए ऑर्डर का पालन नहीं किया, इस एक्ट के अंदर जो ऑर्डर दिए गए हैं ना उसका पालन नहीं किया, तो 3 महीने की जेल। लेकिन अब क्या होगा, जेल का प्रोविजन हटा दिया गया है और फाइन का प्रोविजन कर दिया गया है 10,000 से लेके 10 लाख के बीच में, यह प्रोविजन कर दिया गया है। फिर तीसरा अच्छा पॉइंट इस बिल के अंदर यह किया गया है, जो फाइन है ना उनको रैशनलाइज कर दिया गया है। हम कई बार देखते हैं ना सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में गलतियों के लिए अभी भी 100 रुपए फाइन, 500 रुपए फाइन। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, उसको 500 रुपए फाइन दिलवा के छोड़ दिया गया। फाइन का अमाउंट तो ज्यादा होना चाहिए ना, समय के हिसाब से फाइन का जो अमाउंट है वो बड़ा ही नहीं है। तो इसमें प्रोविजन ये कर दिया गया है कि अगर कोई देखो गलती रिपीट करता है ना सेम चीज को, जैसे वही मेजरमेंट में बार बार गलती कर रहा है जानबूझ के, तो उस पर फिर ज्यादा पेनल्टी लगेगी। हर 3 साल में जो पेनल्टी अमाउंट है ना अपने आप 10% बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए ना। तो इसका मतलब यह है हर बार फाइन बढ़ाने के लिए ना कानून चेंज नहीं करना पड़ेगा। कानून के अंदर यह प्रोविजन कर दिया गया है कि हर 3 साल में एक बार फाइन 10% बढ़ जाएगा। सोचो 2025 में भी मान लीजिए किसी चीज के लिए 1,000 रुपए जुर्माना है और 2035 में भी 1,000 रुपए जुर्माना है, तो कितना कम हो गया। तो 10% इंक्रीज होगा, तो कुछ तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करने के लिए ऑटोमेटिक ये इंक्रीज हो जाएगा, बार बार पार्लियामेंट में कानून नहीं बदलाव करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये बढ़िया प्रोविजन है। लास्ट में ना कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये सरकार का ना मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का विजन का हिस्सा है। सरकार कम से कम दखल देगी और गवर्नेंस बेहतर होगी। तो ये एक प्रकार से ना माइंडसेट शिफ्ट है। क्या है? माइंडसेट शिफ्ट। सरकार ने नजरिया बदल लिया है। सरकार ने रेगुलेटर के बजाय फैसिलिटेटर का नजरिया कर लिया है। इस बिल के तहत रेगुलेटर का नजरिया पहले था, अब सरकार कहती है हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, चीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले सरकार ट्रस्ट नहीं करती थी जनता के ऊपर, डिस्ट्रस्ट का नजरिया था, अब सरकार जनता पे ट्रस्ट करने लगी है। मतलब बिल का मकसद जो है सुधारना, ना कि पनिश करना। तो ये बढ़िया बिल है, सरकार लेके आई है। अभी तो इसे लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा गया है। तो लोकसभा की जो ये कमेटी है गहराई से बिल की जांच करेगी, सबसे कंसल्ट करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी और फिर फाइनली बिल को पास किया जाएगा पार्लियामेंट में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल, द नीड फॉर ए बैलेंसिंग एक्ट। ये जो मिनिस्टर्स को हटाने वाला बिल आया था ना, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में देखो
मैं ना आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। वैसे आपको पता है हम ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड ये कहता है, अभी देखो इंडिया में ना एक स्ट्रेन सी सिचुएशन पैदा हो गई है, अजीब सी सिचुएशन। कैसे? एक तरफ देखो हम जनता अपने नेताओं से ना ऑनेस्टी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स क्लीन हो, उन पर कोई दाग ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देखो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारी पॉलिटिक्स में ना क्रिमिनल्स की भरमार है। क्या है? भरमार है। आप देखिए 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में ना 30% एमपी पर क्रिमिनल केसेस थे। इस बार देखो मेंस का पेपर आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में पूछा गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। तो ये डेटा काम आ जाता है बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी जो डेटा दे रहा हूँ ये तो क्रिमिनलाइजेशन से संबंधित है, लेकिन वेल्थ से संबंधित कोई डेटा होता तो काम नहीं आ जाता पेपर में। आप बताओ। चलो देखो 2009 में ना लोकसभा में 30% एमपीज पे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। 2014 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 34%। 2019 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 43%। और 2024 के इलेक्शन में 46% एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड हैं। मतलब ऑलमोस्ट आधे एमपीज हमारे ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं। कई बार देखो हमने ये देखा है कि नेता लोग जेल में जाते हैं लेकिन फिर भी अपनी पोस्ट पर ना बने रहते हैं, कुर्सी छोड़ते नहीं हैं और जेल से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे गवर्नेंस प्रभावित होती है। चलिए बिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिल है 130 यानी 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। प्रोविजन क्या करता है, कहता क्या है ये बिल? देखो ये कहता है अगर कोई भी मिनिस्टर है, पीएम है या फिर सीएम है, ऐसे किसी क्राइम में अरेस्ट होता है जिसमें देखो मैक्सिमम सजा 5 साल से ज़्यादा की हो सकती है, और देखो लगातार वो 30 दिनों तक ना पुलिस की कस्टडी में रहता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में रहता है, तो ना ऐसा होने पे उस पीएम को, सीएम को या फिर मिनिस्टर को ना अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। समझ गए? और बिल पावर कहां से लाता है? बिल देखो पावर लाता है हमारे संविधान के 3 आर्टिकल से। कौन से वो 3 आर्टिकल हैं? एक है आर्टिकल 75। क्या कहता है? ये यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में है। आर्टिकल 164 ये किसके बारे में है? ये स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में है। आर्टिकल 239AA ये दिल्ली के मिनिस्टर्स के बारे में है। तो इन 3 आर्टिकल से पावर लेता है ये जो बिल आया है। तीनों आर्टिकल्स में ना आप देखोगे एक कॉमन लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तीनों में एक कॉमन लाइन ये लिखा हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, कि मिनिस्टर ऑफिस एंजॉय करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अगर यूनियन मिनिस्टर है, और अगर स्टेट मिनिस्टर है तो गवर्नर। अब देखो इस चीज को ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की प्लेजर का मतलब यह उनकी पर्सनल प्लेजर नहीं है। हाँ भाई उनकी मर्जी हुई तो मिनिस्टर बने रहेगा कोई, उनकी मर्जी नहीं हुई तो नहीं बना रहेगा, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखी जाएगी, संविधान क्या कहता है वो सब देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे इस बार क्वेश्चन भी आया है, आपने देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। सिंपल बात ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब संविधान की जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो करना। अब इस बिल की ना प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम देखो यूनिक नहीं है, प्रॉब्लम तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहली प्रॉब्लम तो बिल में ये है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कानून में ना ये प्रोविजन है कि जब तक कोई गिल्टी नहीं साबित हो जाता ना तब तक वो इनोसेंट है। इवन देखो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951 है ना, इसका सेक्शन 8 और क्लोज 3 ये बोलता है कि किसी भी MP या MLA की ना मेंबरशिप तब जाएगी जब वो उसका कन्विक्शन होगा, तब उसे दोषी ठहराया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ना लिली थॉमस केस में इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था अगर किसी या MP या MLA को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हुई है तो तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना लिली थॉमस केस में ना तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन की बात बोली थी कि जैसे ही किसी केस में MP या MLA को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हुई है तुरंत डिस्क्वालीफाई। लेकिन देखो दोनों चीजों में ना प्रोविजन ये है जब कन्विक्शन हो जाएगा
2 सीट हरा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन बिल में तो बोल दिया गया है कि सिर्फ 30 दिन तक अगर जेल में रह लिए तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो ये तो गलत है ना। तो इसको ना फिर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पहले भी बताया था, राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगी। किसी राज्य में इलेक्शन है और इलेक्शन से ठीक पहले अपोजिशन के जो सीएम हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके, जैसे ईडी सीबीआई है, उनको दुरुपयोग करके 30 दिन तक जेल में रख लिया। बेल मिलना मुश्किल होता है पीएमएलए के केसेस में, तो उस पार्टी का जो सीएम है हट जाएगा वहां से, वहां पे उस पार्टी के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि करप्शन के आरोप लगे हैं। तो मिसयूज होगा बहुत ज्यादा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखो ये है रिवॉल्विंग डोर फेनोमेनन। रिवॉल्विंग डोर फेनोमेनन क्या है? मान लीजिए रिवॉल्विंग डोर फेनोमेनन, मान लीजिए किसी सीएम को गिरफ्तार किया जाता है, 30 दिन हो गए, उसको रिजाइन करना पड़ा, लेकिन 5 दिन बाद यानी 35वें दिन उसे बेल मिल गई, वो फिर से सीएम बन गया। तो पूरी इंस्टेबिलिटी हो गई। मिला क्या आखिरकार? 30 दिन के बाद में उसे रिजाइन करना पड़ा, 5 दिन बाद मेल मिल गई तो वो वापस सीएम बन गया। तो ये तो गलत ही है ना। तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है उस राज्य में जहां पे ये सारी चीजें होंगी। तो ये तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने दिए, कोई खास पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, दूसरा पॉइंट पॉलिटिकल मिसयूज और तीसरा पॉइंट रिवॉल्विंग डोर इंस्टेबिलिटी। लेकिन इस आर्टिकल में जो सजेशन दिया है ना, सजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सजेशन राइटर ये बोलते हैं, इस बिल को ना आप अरेस्ट से नहीं बल्कि ना जुडिशियल एक्शन से जोड़ो। किससे जोड़ो? जुडिशियल एक्शन। क्योंकि देखो अरेस्ट कौन करता है? अरेस्ट तो सरकार के कहने पे होता है, लेकिन मान लीजिए कोर्ट में जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो जज अगर डिसाइड करें कि प्रीलिमिनरी एविडेंस क्या कहते हैं कि सामने वाले ने क्राइम किया है नहीं किया है, उसके बेस पे अगर डिसाइड हो तो ज्यादा बढ़िया हो। समझ गए? तो इसे अरेस्ट से नहीं बल्कि जुडिशियल एक्शन से जोड़ो, क्योंकि अरेस्ट तो एजेंसीज करती हैं, सरकार करवा लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अरेस्ट करवा लेती है। दूसरा, जो मिनिस्टर्स है ना, चाहे सीएम है पीएम है, उनको सस्पेंड करो, रिमूव मत करो। अभी क्या है, 30 दिन के बाद में उनको रिमूव करना पड़ेगा। प्रोविजन ये होना चाहिए उनको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, हटाया नहीं गया, मतलब उनसे उनकी पावर छीन ली गई, ऐसा कोई प्रोविजन। जब तक वो बाहर नहीं आ जाते वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। तीसरा सजेशन राइटर देते हैं, अपराध का जो दायरा है ना वो छोटा करो। अभी ये बोल दिया गया है कि ऐसे क्राइम में चार्जेस अगर फाइल किए गए हैं जिसमें 5 या 5 से ज्यादा साल की सजा है और उसमें उस ऑफेंस के आरोप में कोई मिनिस्टर जेल में गया है, तब ये जो बिल है वो लागू हो जाएगा। तो राइटर बोलते हैं ऐसे तो देखो बहुत सारे ऑफेंस है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा सालों की सजा हो सकती है, तो आप ना क्लियरली ये जो दायरा है ना इसे नैरो डाउन कर लीजिए, साफ साफ बता दीजिए कौन से क्राइम में अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं और जिसकी वजह से जेल में रहना पड़ता है तो फिर मिनिस्टर को पद से हटा दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप ऑफेंस साफ साफ बता दो ताकि मिसयूज ना हो, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे चार्जेस। समझ गए? तो ये 3 बढ़िया बढ़िया सजेशन राइटर देते हैं। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है कि ना ये पूरा जो बिल है ना एक तराजू की तरह है, हमें ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। एक तरफ देखो क्लीन पॉलिटिक्स की हमें जरूरत है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होना चाहिए। जब हम किसी को दोषी मान लेते हैं सिर्फ जेल जाने से, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। तो दोनों के बीच में हमको बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। ये बिल देखो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, जेपीसी का काम है इस बिल की बारीकियों को समझना और इसमें जरूरी सुधार करना। तो उम्मीद है कि जेपीसी जो है अपना काम अच्छे से करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कोग्निशन लिंक से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो शुरुआत में ना एक एग्जाम्पल दिया जाता है, सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपकी फ्लाइट 2 बजे है, 2 बजे फ्लाइट है, तो आप ना 12 बजे आपको घर से निकलना होगा। तो 12 से 1 के बीच का जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप 12 से 1 के बीच में घर से नहीं निकले ना तो आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। तो 12 से 1 के बीच का जो समय है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल विंडो है। तो उसी प्रकार से देखो
एक बच्चे की लाइफ में ना शुरुआत के जो 1000 दिन होते हैं वो क्रिटिकल विंडो होते हैं। ये देखो एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बच्चे के फ्यूचर की नींव इन्हीं 1000 दिनों में रखी जाती है और इसी शुरुआती पीरियड में ना, शुरुआत के 1000 दिनों में ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। और सही न्यूट्रिशन अगर दिया जाए इस क्रिटिकल टाइम पीरियड में तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। लेकिन अगर शुरुआती 1000 दिनों में कमी रह गई तो फिर देखो बच्चा कभी भी अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाता। हम ना इसके पीछे की साइंस समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे पीछे की साइंस क्या है। देखो बच्चे के ब्रेन के साइज की अगर बात करें ना, जब बच्चा 2 साल का होता है ना, 2 इयर्स का होता है, तो ना बच्चे का ना 80% दिमाग का जो डेवलपमेंट है ना वो हो चुका होता है। सोच के देखो कितना तेजी से बच्चे का जो दिमाग है वो ग्रो होता है। होता क्या है, सिनेप्स आपने सुना नहीं होगा, माइंड में ना, ब्रेन में एक चीज होती है सिनेप्स क्या होता है? देखो ये ना ब्रेन के सेल्स के बीच का कनेक्शन है। मान लीजिए ये ब्रेन है, ये सेल हैं ब्रेन के बीच के, तो बीच में ना एक ब्रेन के अलग अलग जो सेल्स हैं ना उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं सिनेप्स। जैसे मान लीजिए 2 सिटी हैं A B, सिटीज को आपस में एक रोड कनेक्ट करता है या फिर आपस में एक ब्रिज कनेक्ट करता है। वो जो ब्रिज है वो क्या है? वो सिनेप्स है। तो होता क्या है, बच्चे को शुरुआत में अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए ना तो बीच का कनेक्शन, सेल्स के बीच का कनेक्शन ना बढ़िया डेवलप होता है। जैसे 2 सिटीज के बीच का कनेक्शन, पुल मजबूत होगा तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, उसी प्रकार से सेल्स के बीच का ये सिनेप्स अगर मजबूत होगा, अच्छा न्यूट्रिशन दिया गया है तो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो मजबूत होगा। सीधी सी बात है। इसके अलावा देखो ब्रेन के अंदर होते हैं फ्रंटल लोब्स। क्या होते हैं? फ्रंटल लोब्स। दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब्स। वो भी देखो शुरुआत के 1000 दिनों में ही डेवलप होता है। ये हिस्सा ना ज़्यादातर कोग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कोग्निटिव फंक्शंस जैसे चीज़ें आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीज़ें, जैसे प्लानिंग करना, चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है? फ्रंटल लोब से। और ये फ्रंटल लोब शुरुआत के 1000 दिनों में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ सोचिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? देखो कई बार ना आपने देखा होगा, हमें ना बचपन की जो नर्सरी की राइम्स है ना अभी तक याद होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बचपन में जो हमारा दिमाग था ना वो गीली मिट्टी के समान था। जैसे सड़क गीली होती है ना, वहाँ पे पैर रखोगे तो वो पैर छप जाएगा। उसी प्रकार से ब्रेन ना गीली मिट्टी के समान होता है शुरुआत के 1000 दिनों में। और उस समय लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और कई बार लर्निंग परमानेंट हो जाती है, छप जाती है। जैसे सड़क पे पैर रखा, छप गया, जब सड़क नई नई बनी, वैसे ही ब्रेन में कोई चीज़ याद किया, छप गया हमेशा के लिए। लेकिन वो नींव ही कमज़ोर रह गई ना, तो फिर देखो बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी। तो 3 चीज़ें हैं, साइंटिफिक ढंग से मैंने थोड़ा आपको बताया। सिनेप्स, ब्रेन के सेल्स के बीच का कनेक्शन, फ्रंटल लोब्स, ब्रेन का अगला हिस्सा जो कोग्निटिव फंक्शंस कंट्रोल करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग गीली मिट्टी के समान होता है शुरुआत में। तो नींव ही अगर मजबूत रह गई तो फिर कैसे बिल्डिंग मजबूत बनेगी। अब आप लिंक देखिए, न्यूट्रिशन का दिमाग के डेवलपमेंट से क्या लिंक है। देखो ब्रेन का फ्यूल क्या है? हमारा जो ब्रेन है ना एक सुपर कंप्यूटर के समान है, बट इस कंप्यूटर को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है न्यूट्रिशन। वो फ्यूल क्या है? न्यूट्रिशन। सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, और इसकी वजह से ना परमानेंट कोग्निटिव डैमेज हो सकता है। मतलब गरीब बच्चे जो होते हैं ना, कई बार उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उनका दिमाग ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाता, वो आगे जाके भी प्लानिंग नहीं कर पाते, चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं रख पाते, ये दिक्कत आती है। फिर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे देखो तमिलनाडु के वेल्लोर में ना एक स्टडी हुई। स्टडी में ये देखा गया कि बच्चों को ना बचपन में आयरन की कमी थी। जिन बच्चों को बचपन में आयरन की कमी थी तो उनके बोलने की स्पीड ना 5 साल की उम्र में कम थी। आयरन की कमी, बोलने की स्पीड डेवलप नहीं हो पाई ज़्यादा। और जिन बच्चों में आयोडीन की कमी थी उन बच्चों का IQ लेवल ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। और सिर्फ पोषण काफ़ी नहीं है, न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं है। देखो
न्यूट्रिशन देने वाले जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनका असर कम होता है, लेकिन पोषण के साथ साथ, न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर स्टिमुलेशन दिया जाता है ना, तो इफेक्ट ज़्यादा आता है। आप बोलोगे सर ये स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन मतलब बच्चे से बात करना, उनके साथ खेलना, उसे नई नई चीज़ें दिखाना। इससे ब्रेन के बीच के जो कनेक्शंस है ना, ब्रेन में सेल्स के बीच के जो कनेक्शन है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। एक नोबेल प्राइज विनर है जिनका नाम क्या है? नोबेल प्राइज विनर है जिनका नाम है जेम्स हैकमैन। जेम्स हैकमैन, इन्होंने एक बात बोली थी, इन्वेस्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब बचपन में किया गया इन्वेस्ट सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, ये बात इन्होंने बोली थी। अब इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया में तो देखो आपको पता है, डेटा ये कहता है हमारे देश में ना स्टंटिंग के शिकार बहुत सारे बच्चे हैं। स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से हाइट कम रह जाती है, तो ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का साइन है। लगातार माल न्यूट्रिशन रहता है, तभी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा ये कहता है हमारे देश में 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई। टारगेट क्या है? आर्टिकल ये कहता है अगर देखो हम करंट स्पीड से चीज़ों को ठीक करते रहे तो देखो स्टंटिंग को 10% तक लाने में हमें 2075 तक का टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट ये है 2047 आने से पहले हमें स्टंटिंग को 10% तक लाना है। तो इसके लिए अभी जो स्पीड है ना, इसे डबल करना पड़ेगा। अभी इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने देखो ICDS प्रोग्राम लॉन्च किया। ये दुनिया का ना सबसे बड़ा चाइल्ड केयर प्रोग्राम है। ICDS स्टार्ट हुआ था 1975 में, पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये क्या करता है? देखो ICDS के अंदर ना 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए हैं, और उन पर जो वर्कर्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वो न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन तीनों पे काम करते हैं। तो पहली चीज सरकार ने ये की है। दूसरी चीज, एक नया इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया है, पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी, पढ़ाई भी। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों का मिला के नया इनिशिएटिव है। इसका मकसद क्या है? आंगनवाड़ी में बच्चों को न्यूट्रिशन के साथ साथ अच्छी प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाए। फिर एक आर्टिकल आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था, बाल वाटिका का कंसेप्ट अब नया सरकार लेके आ रही है। स्कूलों में बाल वाटिका इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हालांकि वो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए है, वो हेल्थ पे नहीं फोकस करता। फिर एक और सरकार ने काम किया है, नवचेतना फ्रेमवर्क। नवचेतना फ्रेमवर्क क्या करता है? ये देखो 0 से 3 साल तक की एज के बच्चे के लिए है। इसमें ना 36 मंथ्स का एक एक्टिविटी प्लानर है। कैलेंडर में ना 140 सिंपल एक्टिविटीज हैं, जैसे बच्चे को आईना दिखाओ, उसे अलग अलग आवाजें निकाल कर बात करो। आंगनवाड़ी वर्कर होम विजिट के दौरान पेरेंट्स को यही सिखाती हैं, और आइडिया ये है खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ना कि फॉर्मल पढ़ाई करवाना। तो ये नवचेतना फ्रेमवर्क भी बढ़िया है। फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात राइटर करते हैं। सबसे पहले कवरेज इंक्रीज करो। अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो ICDS के फ्रेमवर्क में नहीं आते, उनको लेके आओ। और ये ICDS के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करो। फिर है टेक्नोलॉजी का यूज करो, लिवरेज टेक्नोलॉजी। देखो जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है ना कि कितना न्यूट्रिशन दिया जा रहा है बच्चों को, ऐसी एप्लीकेशन और ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर है अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस करो। देखो ICDS जो है ना, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो ज्यादा गांव में है, शहरों में नहीं है। अर्बन सेंटर्स पे भी फोकस करना होगा। फिर जो क्रैच फैसिलिटीज है ना, वो इंक्रीज करो। क्रैच वो जगह होती है जहां पे वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं। अगर हमें ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना है तो क्रैच जो है इनकी संख्या इंक्रीज करनी होगी। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, वी आर वट वी ईट एंड वट वी थिंक। मतलब हम वो बनते हैं जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं। अगर बचपन के शुरुआती सालों में खो गए तो फिर देखो कभी वापस आना मुमकिन हो पाएगा। तो शुरुआत के सालों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।